हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब जुड़ जाइए। आप सबका क्लास प्रारंभ होने जा रहा है और आप एमसीक्यू कर रहे हैं 14 यानी 14 बिहार पुलिस का सफल बैच और जान रहे हैं एडमिट कार्ड आ गया है, तो प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। उसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, प्रीवियस ईयर लेकर के आए। आवाज़ साफ साफ जा रहा होगा तो ओके लिख दीजिएगा, साफ साफ देख पा रहे हैं तो ओके लिख दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, मतलब कि खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो भी कोशिश रख रहे हैं कि 50 तक क्वेश्चन हो सके, 50 तक ही करा पाएँगे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा चक्कर भी आ रहा है, लग रहा है कि मतलब कि खड़े सही ढंग से नहीं हो पाएँगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सबों के साथ हम लगातार बने रहें और क्लास पूरा कंप्लीट करें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है, गुड इवनिंग है। जितने भी जुड़ने वाले मित्रगण हैं हमारे, सभी का नाम ले लेंगे। अब बीच-बीच में हम विक्की कायला जी, सुनील भैया जी, समाज जफर जी, विभास इंजीनियर जी, बेबी खातून जी, नमस्कार। तो चलिए, पहला ही सवाल है आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि वायुयान, जलयान, पनडुब्बी इत्यादि किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, उष्मा गति का नियम, बर्नौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के नियम। आपका देखिए वायुयान है, आपका क्या है? वायुयान है, जलयान है, पनडुब्बी है, जो कार्य करता है बर्नौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के अन्य नियम पर, इस सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा, कहेंगे कि उष्मा गतिक पर कौन सा नियम काम करेंगे? उष्मा गतिक जो है सिद्धांत पर कौन सा काम करेंगे? तो आप उष्मा इंजन लिख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हैं। उष्मा इंजन या रेफ्रिजरेटर, यानी जो उष्मा गतिकी के नियम पर कार्य करता है ना? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है विद्युत जनित्र पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है। उष्मा इंजन उष्मा गति का नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान, जलयान, पनडुब्बी जो है बर्नौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के अन्य नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे मेरे प्यारे साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर है, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, सेरेबेलम जो है ये मस्तिष्क का भाग है। तो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का भाग है। क्या है? मस्तिष्क का भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये मस्तिष्क का भाग तो है ही है, साथ में हम बात इसके बारे में करेंगे कि ये मस्तिष्क का भाग है, लेकिन मस्तिष्क भी 3 भागों में बाँटा है। पता है क्या-क्या? अग्र मस्तिष्क आप जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों, अग्र मस्तिष्क, दूसरा पहला ये अग्र मस्तिष्क हो गया, दूसरा जो हो गया मध्य मस्तिष्क हो गया। क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अगर हम तीसरा बात करेंगे तो पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यानी कि यहाँ पे आ रहा है कि सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मस्तिष्क का तो भाग है ही है। अगर मस्तिष्क में पूछा जाए कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, तो आप आंसर लगाएंगे कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। यहाँ पे मस्तिष्क दिया है तो आप आंसर मस्तिष्क लगा देंगे। और आप मेरे प्यारे साथियों, सेरेबेलम को ही कहते हैं आप अनुमस्तिष्क, एक नाम जो है इसका अनुमस्तिष्क भी है, अनुमस्तिष्क कहें या मेरे प्यारे साथियों सेरेबेलम कहें, एक ही नाम है। तो आपका आंसर हो गया कि सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो सेरेबेलम जो है मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क में किस मस्तिष्क का भाग है? तो कहेंगे पश्च मस्तिष्क का भाग है। एकदम क्लियर है? चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या कहता है? कार चलाने समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जिसको आप एक प्रकार से कह सकते हैं साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, साइड मिरर अगर रह जाए तो उत्तल दर्पण लगा देंगे। साइड मिरर रहेगा तो क्या लगा देंगे? उत्तल दर्पण लगा देंगे। और हेडलाइट रहेगा, हेडलाइट अगर रहेगा, हेडलाइट में रहेगा तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों अवतल लगा देंगे। हेडलाइट का मतलब
कि जिससे प्रकाश यानी कि आप लाइट जलाते हैं रात के समय चलते हुए। आजकल बाइक में जो है क्या होता है, बाइक का ही एक उदाहरण देते हैं, लाइट दिन भर जले रहता है, ठीक है। तो कहते हैं ना मेरे प्यारे से, जो हेडलाइट में रहता है वहाँ पे अवतल रहता है क्योंकि वो रोशनी को फैलाता है, और आपका उत्तल जो लगा रहता है साइड मिरर में के रूप में कार्य होता है, यानी पीछे से कोई भी गाड़ी आ रहा है उसको छोटा देखने के लिए, प्रतिबिंब छोटा बने ताकि आप आसानी से उसको साइड दे सके, इसीलिए साइड मिरर में आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों आप सभी का। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब, देखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, और छोटा बनने के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक, काल्पनिक बनता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, यानी कि आपका जो है एंटीजन तथा एंटीबॉडी के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, अराजियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, या सेरोलॉजी, या क्रायोबायोलॉजी, किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों फटाफट लगाइए, सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो ये जो हो जाएगा एंटीजन तथा एंटीबॉडी के अध्ययन जो होता है वो सेरोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेरोलॉजी। आप सब आंसर लगा दीजिए एकदम सेरोलॉजी पर, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, सेरोलॉजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेरोलॉजी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, माचिस के तिल्ली का काला भाग मूलतः बना क्या होता है, लाल फास्फोरस का, काला फास्फोरस का, चारकोल का, एक कोक का। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, माचिस की तिल्ली का काला वाला भाग, देखिए ना माचिस जब जलाते हैं काला वाला भाग रहता है वो किसका बना होता है, तो कहेंगे सर वो लाल फास्फोरस का बना होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस हो जाएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि फास्फोरस का आणविक, देखिएगा, फास्फोरस फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या बताएंगे आप कि आणविक जो सूत्र होता है वो P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P4 होता है। और पूछा जाएगा माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः किसका बना होता है, लाल फास्फोरस। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों क्या है, आपकी स्क्रीन पर ये बहुत सेटों में ये प्रश्न आ गया है, आप इसको रिवीजन भी कर चुके हैं। बना डालिए ये प्रश्न क्या कह रहा है एकदम फटाफट, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों आप सब इतने कंजूस है क्या, लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये बंदे को एनर्जी मिल सके, इतना तबीयत खराब रहने के बावजूद भी। आप देख पा रहे हैं हम बोल नहीं पा रहे हैं तो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे सारा प्रश्न, आप बना भी लेंगे जबरदस्त तरीके से। तो लाइक जरूर ठोक दीजिए, पूरा पहुंचा दीजिए लाइक। तो मेरे प्यारे साथी ये बता चुके थे कि ध्वनि प्रदूषण किस ध्वनि के ऊपर की ध्वनि को माना जाता है, तो कहेंगे 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि उत्पन्न हो जा रही है तो मेरे प्यारे साथियों 80 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो समझ लीजिए वो ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। क्या माना जाता है, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। आपको एक चीज बताए थे मेरे प्यारे साथियों, बातचीत, देखिएगा बातचीत के लिए जो प्रयोग होता है कितना डेसिबल प्रयोग होता है ये चीज समझिएगा। बातचीत जो हम करते हैं उसके लिए 45 से 65 डेसिबल के बीच यानी ध्वनि रहता है। 45 से 65 के बीच साधारण बातचीत की बात आता है, फुसफुसाहट की बात आता है 30-40 आप लगा के आते हैं। तो चलिए आपका आंसर हो गया इसमें 80 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण, यानी कि जो सूचित करेगा उससे ऊपर। आगे बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, निक्टोफोबिया का डर होता है पक्षी, अंधेरा, जानवर, प्रकाश में। यानी कि निक्टोफोबिया कहते किसको है, अंधेरे से डर लगना निक्टोफोबिया आएगा, जानवरों से डर लगना क्या आएगा, प्रकाश से डर लगना क्या आएगा,
पक्षी से डर लगना क्या आएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसको अंधेरा का डर है, देखते हैं ना बहुत आदमी क्या होते हैं अंधेरे में जाना पसंद नहीं करते हैं, अंधेरे से उसको डर लगता है। अगर अंधेरे से डर लग रहा है तो समझिए उसको निक्टोफोबिया है। अंधेरे से डर लग रहा है तो समझिए उसको निक्टोफोबिया है। किसी को पानी से डर लगता है, उसको आप हाइड्रोफोबिया कहते हैं ना, जिसको पानी से डर लगता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिसको कुत्तों से डर लगता है उसको सीनोफोबिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अंधेरा से जिसको डर लगेगा उसको निक्टोफोबिया कहेंगे। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो हम इसमें एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे होते हैं। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? आपका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों एक और दो, इनमें से कोई नहीं। आप मेरे प्यारे साथियों, जब आप क्या करते हैं कि आप डोरी को खींचते हैं, जब आप डोरी को खींच लेते हैं तो उसमें जो है आपका कौन सा ऊर्जा आ जाता है? किस ऊर्जा को आप संग्रह कर लेते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी को संग्रह कर लेते हैं। जिसके बाद धनुष को अगर आप छोड़ते हैं तब जाकर के वो गति में आ जाता है, यानी ऊर्जा संचारण हो जाता है। लेकिन जब आप डोरी को खींच करके उसमें खींच करके लाते हैं तो क्या करते हैं? पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा उसमें डालते हैं। जैसे देखिए चाबी वाला घड़ी में क्या होता था? चाबी देते थे, उसमें पोटेंशियल ऊर्जा होती थी, फिर वो 24 घंटा तक चलते थे, उस जमाने के जो घड़ी हुआ करते थे, है ना मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे कि कौन सी ऊर्जा होंगे? स्थितिज ऊर्जा होंगे। यानी इस प्रश्न में क्या कह रहा था, जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है? स्थितिज ऊर्जा। आप देखिएगा बांध बनाते हैं, उसमें जो पानी जमा होता है वहां पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। फिर अगर बांध टूट जाता है तो देखते हैं ना सारे पानी क्या आता है? गति में आकर के बह भी जाता है। तो चलिए आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, लगा देंगे दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, एथलीट फुट एवं आल्ट्रो अल्टरनेरिया निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो एथलीट फुट जिसको आप कहते हैं यानी हाथी पांव वाला, ठीक है, वो कवक। तो क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों? कवक लगा देंगे, तीसरा नंबर लगा देंगे। बिल्कुल सही आंसर है, कवक लगा देंगे, है ना। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, कवक से एथलीट फुट या अल्टरनेरिया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों, तिलिया निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, यकृत को, प्रतिरक्षा प्रणाली को, त्वचा को। पिलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा। पिलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। पिलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। और जो है त्वचा को कौन प्रभावित करता है? तो हर्पीस। त्वचा को कौन प्रभावित करता है? तो हर्पीस प्रभावित करता है त्वचा को। अब कहेंगे सर मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को आप पढ़े थे पिछले क्लास में, अल्जाइमर का नाम सुने हैं? अल्जाइमर जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क का ये बीमारी है, भूलने की बीमारी है, यानी अल्जाइमर या मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अब प्रतिरक्षा प्रणाली मेरे प्यारे साथियों कैसे प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है एड्स प्रभावित करता है, एड्स प्रभावित करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। सभी प्रश्नों का जवाब आप अच्छे से दे रहे हैं। एक बार नाम ले लेते हैं बीच में हम। शीर्षांक सिंह राजपूत, कोमल कुमारी जी, आकाश ठाकुर जी, एनी आर्या जी, माँ कौशल्या, सीहो बाका ऑफिशियल, यादव जी, राहुल ब्रांड जी, कल्याणी जी, एफी ऑफिशियल जी, समाज जफर जी, कल्याणी कुमारी जी, सभी को नमस्कार। चांदनी जी, टीपू सुल्तान किसका नाम है भाई? प्रज्ञा सिंह जी, काजल कुमारी जी, बेबी खातून, डिप्टी प्रिया जी, पूजा जी, गुरुदेव जी, प्रिया रानी जी, सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। मानव शरीर को सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? यानी मानव शरीर में सबसे अधिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? आप सब आंसर दीजिए। प्रोटीन, जल, वसा या कार्बोहाइड्रेट। लास्ट में मेरे प्यारे साथियों ये जरूर बताइएगा कितना प्रश्न आप सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। काउंटिंग जरूर करिएगा, और आपका काउंटिंग रहेगा तो आंसर भी बनाने में प्रत्येक दिन मजा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक जो है जल होंगे मानव शरीर में। आप बताइए कितने % जल होंगे? तो कहेंगे सर मानव शरीर में जो है
65% जल पाया जाता है, 65% जल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में प्रोटीन लगभग कितने परसेंट पाया जाता है, तो कहेंगे सर प्रोटीन 15 से 20% या कहीं 15 से 18% भी दिया रहता है। अगर वसा की बात करें मेरे प्यारे साथियों, कितना परसेंट वसा पाया जाता है, तो ये कहीं न कहीं आप इसको देखेंगे 10 से 14% वसा पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें कितना परसेंट पाया जाता है, तो 5 से 18% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रश्नों को लेकर के। मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये प्रश्न पिछले क्लास में भी आया था। टेनिक अम्ल, यूरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो आपका आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल जो है मूत्र में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों आप सब। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे टार्टरिक अम्ल सर खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे कि इमली की बात करें, यानी मेरे प्यारे साथियों इमली की बात करें या अंगूर की बात करें, क्या करें? अंगूर की बात करें, तो इस सब में जो है क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टेनिक अम्ल बताइए किसमें पाया जाता है? इसका आंसर आप सब दीजिए। टेनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो टेनिक अम्ल जो है चाय में, आप सब चाय पीते हैं, तो चाय में जो है टेनिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो कहेंगे सर मौलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल सही जवाब है एकदम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा मानव लार में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं? यानी कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा जो है स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, टाइलिन है या इरेप्सिन है? कौन सा यानी कि इसमें एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर एकदम बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर टाइलिन जो है वो क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? एंजाइम टाइलिन करता है। इसमें अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे साथियों कि जो है ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ये सुंदर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अग्नाशय में आप सभी नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। अग्नाशय में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक है, बदलता है, बिल्कुल। यानी क्या करता है? ट्रिप्सिन अग्नाशय में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। अगर इसी में बात करें हम कि टाइलिन का क्या कार्य है, टाइलिन तो आप समझ गए स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। इसी में बात करें पेप्सिन को, तो कहेंगे पेप्सिन को, यानी मेरे प्यारे साथियों पेप्सिन किसको किस में चेंज करता है ये जरूर बताइएगा। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में, क्या कहेंगे? प्रोटीन को पेप्टाइड में, अरे में, यानी ये भी अग्नाशय में कार्य करता है। क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे प्यार। पेप्टाइड में तो है यहाँ पे पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड में। अब एक आपका इरेप्सिन है, इरेप्सिन का आंसर आप सब बता दीजिएगा। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, ये भी क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में ही बदलता है। अग्नाशय किसमें? यहाँ पे आंत में, यहाँ पे अग्नाशय था तो यहाँ आंत में क्या करता है? ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? विद्युत जनित्र, डायोड, एक्यूमुलेटर या सौर सेल? आंसर बताइए सबसे फास्ट, इसका क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों एसी को जो डीसी में बदलता है वो उपकरण जो है क्या है? डायोड है। तो आंसर क्या लगा देंगे? डायोड लगा देंगे। आगे चलिएगा, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरण, परावैंगनी किरण, कैथोड किरण
एक्स किरण, कौन से इसमें जो किरण है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो कहेंगे सर इसमें कैथोड किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, ये सारे के सारे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है किसका बना होता है, किसका बना होता है? तो आप क्या कहेंगे बताइए तो? विद्युत चुम्बकीय तरंग किसका बना होता है? आंसर मेरे प्यारे साथियों अगर हम आपसे पूछें तो आप आंसर क्या देंगे? कहेंगे सर फोटॉन का बना होता है, फोटॉन का बना होता है। किसका बना होता है? फोटॉन का बना होता है। एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत ये जो है गामा किरण आते हैं, पराबैंगनी किरण आते हैं, एक्स किरण आते हैं और आपका जो है दृश्य विकिरण आते हैं, अवरक्त विकिरण आते हैं, लघु रेडियो तरंग आते हैं, दीर्घ तरंग आते हैं। ये सारे का सारे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसमें जो है कैथोड किरण जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग में, कैथोड किरण, केनाल किरण या बीटा किरण, ध्वनि तरंग, ये सब जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। गेलेना निम्न में से किस धातु का यक्ष होता है? गेलेना की बात करें, गेलेना निम्न में से किस धातु का यक्ष है? जिंक का है, सीसा का है, टीन का है, मरकरी का है? आंसर बताइए आप सब किसका है? बताइए इसका आंसर फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आंसर बता दीजिए। गलेना सीसा किसका यानी कि जो है आयक्स है? तो कहेंगे सिर्फ गेलेना जो है सीसा का यक्स है। तो आंसर क्या लगा देंगे? सीसा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सीसा लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक या पुरकिंजे या स्लाइडेन एंड स्वान ने किसके द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? ये बताइएगा फटाफट, किसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे सर जी ये जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा किया गया था। बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को यानी कि खोजा किसने था मेरे प्यारे साथियों? सर्वप्रथम अगर जीवित कोशिका की बात आए किसने खोजा था? जीवित कोशिका की बात आए किसने खोजा था? तो कहेंगे सर जीवित कोशिका की अगर हम बात करें तो जो है उसको खोजा था लीवेनहॉक ने। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को जो खोजा था लीवेनहॉक ने, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। रक्त को थक्का जमाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? आप इसका आंसर एकदम फटाफट दीजिए। रक्त को थक्का जमाने में यानी किसका उपयोग किया जाता है? किस तत्व का जो है उत्तरदायित्व होता है, यानी किस तत्व का महत्व ज्यादा होता है? तो कहेंगे सर जी कि अगर तत्व में बात करें, अगर तत्व में बात करें तो हो जाएगा आंसर इसका कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर प्रोटीन की बात करें, कौन सी प्रोटीन जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन में बताएंगे तो आप फाइब्रोजिन का नाम सुने होंगे मेरे प्यारे साथियों। फाइब्रोजिन का नाम सुने हैं? फाइब्रोजिन जो है यानी प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। बिल्कुल एकदम सही जवाब है। अगर पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों विटामिन में, अगर पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन, अगर विटामिन में पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन मेरे प्यारे साथियों रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो कहेंगे विटामिन के। एकदम क्लियर है, विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। प्रोटीन में फाइब्रोजिन जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तत्व में जो है क्या लगा देंगे? कैल्शियम लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका, है ना? चलिए, रक्त का थक्का नहीं बनता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्त जिसका देखते हैं रक्त पतला होता है, रक्त बंद नहीं होता है, कट जाने पर रक्त बहने लगता है, आखिर उसको कौन सा बीमारी होता है? तो कहेंगे सर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी सुने हैं? जिसको मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो समझ जाइए उसको हीमोफीलिया बीमारी है। यानी ब्लड एकदम सर्कुलर बार बार होते जा रहा है, यानी कट गया, ब्लड बंद नहीं हो रहा है, यानी थक्का नहीं बन पा रहा है, तो समझिए कि वो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है। क्या है? हीमोफीलिया से ग्रसित है। रक्त का थक्का ना बनना हीमोफीलिया बीमारी से ग्रस्त होना। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, एकदम
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बच्चा को, महिला को, पुरुष को, गर्भवती महिला को प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता किसको होती है बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे सर प्रोटीन की सबसे अधिक जो है यानी जरूरत पड़ता है वो पड़ता है गर्भवती महिला को। क्या हो जाएगा आंसर? गर्भवती महिला को। जहां पे जानते हैं साधारण महिला को अगर 45 से 55 ग्राम जरूरत पड़ रहा है, साधारण महिला को अगर 45 से 55 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जरूरत पड़ रहा है, तो गर्भवती महिलाओं को जो है 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जरूरत पड़ेगा। तो आंसर आप लगा दो भैया, गर्भवती महिलाएं 70 ग्राम। अगर पूछा जाए कि बच्चे को प्रोटीन कितना चाहिए, तो आपका 15 से 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम। अगर पूछा जाए पुरुष को कितना चाहिए प्रतिदिन, तो 60, पुरुष को चाहिए कितना दिन, तो 60 से 70 ग्राम, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 20 नंबर है, आंसर दीजिए आप सब फटाफट और जरूर बताइएगा क्लास मेरे प्यारे साथियों आप सबको कैसा लग रहा है, आनंद मिल रहा है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है? लाल रंग में, हरा रंग में, बैंगनी रंग में, सभी रंगों में समान दर से। आंसर इसका बता दीजिए आप सब क्या होगा। आंसर मेरे प्यारे साथी बताइए क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होता है? तो कहेंगे सर प्रकाश संश्लेषण जो है यानी लाल रंग में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लाल रंग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी चाहिए कितने घटक? 4 घटक प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसके बाद जो है जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों लाल में क्या होगा? सर्वाधिक होगा। और पीला में जो है क्या होगा? सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। पीला में क्या होगा? सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। और हरा में मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि हरा में संभव नहीं है। पीला में सबसे कम, लाल में सबसे अधिक और क्या कहते हैं हरा में शून्य। बिल्कुल एकदम आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है क्या है देखेंगे, निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि की पहचान करें। सदिश राशि जिसमें दिशा हो और क्या हो मेरे प्यारे साथियों, परिमाण हो। यानी दिशा और परिमाण दोनों हो तो सदिश राशि होंगे। तो विद्युत धारा है, द्रव्यमान है, आयतन है। बताइए कि इसमें सदिश राशि कौन है? आप सब इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या हो गया? आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं? सन भी बिल्कुल सही है, कैलाश जी सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम जवाब आप सबका अच्छा आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ 21 नंबर का प्रश्न का आंसर दे देंगे कि परिणाम तथा दिशा यानी दोनों हो सदिश राशि होती है। भैया यहाँ पे हमारा भार जो है सदिश राशि है। भार क्या है? सदिश राशि है। आप जानते हैं भार क्यों सदिश राशि है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों अब कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए यही वस्तु है, तो इसको आप किधर खींचेंगे? नीचे की ओर जाएंगे। तो नीचे की जाने में दिशा है कि ये नीचे ही वस्तु को छोड़ने बाद जो है ये नीचे की ओर जाएंगे। और 10 न्यूटन या 5 न्यूटन जितने भी है इसमें भार भी है। तो कहते हैं परिणाम भी है और इसमें क्या कहते हैं दिशा भी है, दोनों है। तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो भार क्या लगा देंगे आप सब? सदिश राशि लगा देंगे। आपके यहाँ पीएम मोदी जी और टीपू सुल्तान भी क्लास कर रहे हैं। क्या करिएगा, नाम नाम देखिएगा। देखिए एक चीज बताते हैं, नाम ऐसा रखिए जिससे पहचान बन जाए। हम तो यही कहेंगे नाम ऐसा रखिए जिससे कि पहचान बन जाए। और मेरे प्यारे से इतना मेहनत कीजिए कि किसी में रिजल्ट बन जाए, इतना जरूर करिए। बाकी हमारा तबीयत ज़्यादा सही नहीं है तो हम इस बारे में बात ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। चलिए सवाल क्या कहता है, कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा, गाल्जिकाय के द्वारा या अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा? किसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों यानी कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य होता है? तो आपका आंसर एकदम आ जाना चाहिए
कि जो है यानी कि कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य जो है गोल्जी काय के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? गोल्जी काय के माध्यम से होता है। बिल्कुल कहता है कि लेकिन आप भी खुश हो गए सर जी। कहते हैं गोल्जी काय के माध्यम से कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें एक देख रहे हैं लाइसोसोम्स को जानते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को आप जानते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। एकदम बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। अंतर्द्रव जालिका क्या कहा जाता है? हाईवे ऑफ द सेल कहा जाता है, हाईवे ऑफ द सेल कहा जाता है, हाईवे ऑफ द सेल कहा जाता है, ऑफ द सेल कहा जाता है किसको? अंतर्द्रव जालिका को। तो हमारा प्यारे साथियों आंसर हो चुका है कि गोल्जी काय के माध्यम से कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य होता है। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न है एक हमारे भाई कमेंट किए हैं, कुछ जरूर पढ़ लें। लगता है अब कुछ तबीयत ठीक हो रहा है। देखिए हो जाए, भगवान करते हैं हो जाए। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही बात है कैलाश भाई। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने, आपका जो है हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकेट ने सही है। रेडियो का आविष्कार भैया नहीं, रूडोल्फ डीजल तो क्या है? रूडोल्फ डीजल जो है डीन है, ये तो नहीं होगा भैया। रेडियो का आविष्कार क्या है? मार्कोनी ने। किसने किया है? मार्कोनी ने किया है। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? मार्कोनी ने किया है, तो यही सम्मिलित नहीं है। बाकी रिवाल्वर का आविष्कार जो है कोल्ट ने किया है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है, सही है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकेट ने किया है, सही है। तो मेरे प्यारे साथियों रेडियो का मार्कोनी ने किया, इसलिए ये असत्य है, गलत है। तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं था, तो आंसर हो गया चौथा नंबर। एकदम लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है अगला प्रश्न, ध्यान दे दीजिए आप सब। इस प्रश्नों पे फोकस कीजिए। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता चल गया होगा कि ध्वनि लेखन में काम आने वाला जो है उपकरण इनमें से कौन सा है? तो कहेंगे सर फोनोग्राफ। क्या है? फोनोग्राफ जो ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण है। तो लगा देंगे आंसर क्या? फोनोग्राफ लगा देंगे। बिल्कुल। पॉलीग्राफ जो है मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं पॉलीग्राफ जो है झूठ पकड़ने वाली मशीन है। क्या है? झूठ पकड़ने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। सिस्मोग्राफ तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या जानते हैं? भूकंप मापने वाले यंत्र हैं सिस्मोग्राफ। अब देखिएगा ओसिलोग्राफ एक दिया हुआ है, तो विद्युतीय और यांत्रिक कंपनी के ग्राफ को निर्माण करने के लिए ओसिलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है? प्रकाश का तरंग का सिद्धांत प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो मेरे प्यारे साथी आंसर बता दीजिए, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो हाइजेंस का नाम सुने, यहाँ हाइजेंस लिखा हुआ है। तो हाइजेंस जो थे उसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आंसर लगा देंगे सी नंबर। बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे साथियों। कितनी ईस्वी में किया था? तो कहेंगे सर 1678 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1678 ईस्वी में किया था। बिल्कुल एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कह रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों लाफिंग गैस के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुका है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, और N2O को ही क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो आंसर लगा देंगे नाइट्रस ऑक्साइड लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े।
बिल्कुल, एकदम आप सब सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए और एकदम 100 पार कर दीजिए आज। अगर आज 100 पार कर दिया अनिमेष सर का तब ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते भैया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और टाइटेरियम 3 समस्थानिक होते हैं और ये कहते हैं कोई समस्थानिक नहीं है। यानी ये वाला आंसर जो है सही नहीं है, बाकी है में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व होते हैं, ये सही है हमारा। यानी मेरे प्यारे साथियों कहने का मतलब हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी बात सही है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं, जो H2 है तो होते ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन-कौन? ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और प्लूटोनियम, ठीक है? इसलिए उनके 3 समस्थानिक और ये कह रहा था कि नहीं होते हैं, गलत कह रहा था ना? चलिए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना? चलिए आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग कैंसर उपचार में प्रयोग होती है? हेलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। बताइए कौन सा गैस का प्रयोग हम कैंसर उपचार के लिए कर सकते हैं? कौन सा गैस जो है हम कैंसर उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या लगा देंगे? रेडॉन लगा देंगे। आंसर क्या लगा देंगे? रेडॉन लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही चल रहे हैं आप सब। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या है, निम्न में से सबसे उच्च किसका लोहा, निम्न में से सबसे उच्च किसका लोहा कौन है? इसमें आंसर आपको बताना है। तो उच्च किसका जो लोहा है, जिसमें मतलब लोहा, तो आपका ढालवां लोहा जो है उच्च किस्म का लोहा है। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ढालवां लोहा। क्या हो जाएगा आंसर? ढालवां लोहा हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे उच्च किसका लोहा जो है ढलवां लोहा होता है। और लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे को जंग से बचने के लिए उसमें किसका लेपन लगाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? जस्ता, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसे आप यसद लेपन भी कहते हैं। लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये सब चीज चर्चा कर चुके हैं, यहाँ भी एक बार कर दिए तो भैया हमारा ढलवां लोहा आंसर हो गया। वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? भैया वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आप आंसर लगा देंगे डेंड्रोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है पता है मेरे प्यारे साथियों? अगर हम पूछे माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है तो कहेंगे सर कवक का अध्ययन होता है। क्या होता है? कवक का अध्ययन होता है। क्या होता है? कवक का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। अगर हम आपसे पूछें पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है तो कहेंगे सर मिट्टी का अध्ययन होता है। क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। अगर पूछे इकोलॉजी, आप सब आंसर बताइए इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों पौधे के वातावरण, यानी पौधे के वातावरण जैसे कहते हैं ना, पौधे के वातावरण से संबंधित अध्ययन बोल सकते हैं, वातावरण से संबंधित अध्ययन जो होता है वो इकोलॉजी के अंतर्गत होता है। बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे साथियों लाइक जरूर करिए ताकि एनर्जी आपके अंदर भी और हमारे अंदर भी मिले। लाइक करना क्या होता है? बहुत कठिन कार्य है। लाइक ठोकना नहीं चाहता है जल्दी। क्या है? कश्मीर घाटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों कश्मीर घाटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई? तो करेवा मिट्टी पाई जाती है, करेवा टाइप की मिट्टी पाई जाती है जो केसर उत्पादन के लिए प्रचलित है। केसर आप कहते भी है ना, सबसे अधिक केसर उत्पादन कहाँ होता है? तो कश्मीर घाटी में होता है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में होता है। लेकिन वो मिट्टी जो है करेवा मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। बिल्कुल सही जवाब है एकदम मेरे प्यारे साथी। एक बार अटेंडेंस आप सब बनाइए तो फटाफट। रेचना दो आब, रेचना दो आब निम्न में से किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? रेचना द आब है तो भैया हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं ना। क्या पढ़ चुके हैं? होज द आब पढ़ चुके हैं जो झेलम और चिनाब के बीच होते हैं। लेकिन दो आब का मतलब क्या जानते हैं मेरे प्यारे साथियों? कोई भी दो नदी, देखिएगा कोई भी दो नदी, समझिएगा मेरे प्यारे साथियों,
कोई भी दो नदी, इसकी भाषा को समझिएगा, मजा आ जाएगा। कोई भी दो नदी के बीच के क्षेत्र को, यानी कि दो आब का मतलब समझिए, दो आब का मतलब समझा रहे हैं हम। कोई भी दो नदी के बीच क्षेत्र के उपजाऊ भाग को ही कहते हैं दो आब, ठीक है। यानी कोई दो नदी है, उसके बीच में जो भी क्षेत्र आ रहे हैं जो उपजाऊ है, उसी को कहेंगे दो आब, और ये नाम है रेचना। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे सर चिनाब तथा रावी के बीच को ही क्षेत्र को, चिनाब तथा रावी के बीच के ही क्षेत्र को रेचना दो आब कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार अटेंडेंस बनाए, नाम ले लें। चलिए, कल्याणी जी, बेबी खातून जी, कोमल कुमारी जी, काजल कुमारी जी, काजल जी, सिंटू जी, प्रज्ञा सिंह जी, एनी आर्या जी, एपी ऑफिशियल जी, टीपू सुल्तान जी, नाम लेना पड़ता है, टीपू सुल्तान, रितु सक्सेना जी। चलिए, ज्ञान चंद्र कुमार यादव जी, समा जफर जी, पूजा जी, रेशमी यादव जी, एनी आर्या जी। चलिए, चांदनी भारती जी, डिप्टी प्रिया जी, गुरुदेव जी, सिंटू जी, नीति जी, नीतू कुमारी जी, आकाश जी, जय कुमार जी, शीर्षक सिंह राजपूत जी, नीलेश जी, जय कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुड़ गए भैया। तुम सिर्फ मेहनत करो, शोर तो तुम्हारी लाल बत्ती गाड़ी मचा देगी। क्या बात है। रंजीत जी, एपी ऑफिशियल जी, कंजूस होता है सर जी, बिल्कुल। चलिए, एकदम रंजीत कल्याणी जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अच्छा लगा आप सबका कमेंट पढ़ करके मेरे प्यारे साथियों। नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। इनका मेरे प्यारे साथियों आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु क्षेत्र में जो है नीलगिरी पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिलता है। नीलगिरी, देखिएगा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या पता है? कहेंगे सर डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सबसे ऊंची चोटी है। और जानते हैं नीलगिरी चोटी, नीलगिरी पर्वत में टोडा जनजाति निवास करते हैं, जहां बहुपति विवाह का जो है प्रचलन है। बिल्कुल सही जवाब है। नागरहोल पर्वत भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत है। देखिएगा, नागरहोल पर्वत जो है, नागरहोल पर्वत जो है दक्षिणतम का सबसे, यानी कि दक्षिण भारत का बात अगर करते हैं, दक्षिणतम भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत जो है नागरहोल है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो मेरे प्यारे साथियों, कार्डिमम की पहाड़ी, इलायची लगा के आएंगे। इलायची पहाड़ी जिसको कहते हैं कार्डिमम पहाड़ी, क्या कहते हैं? कार्डिमम पहाड़ी कहते हैं, कार्डिमम पहाड़ी कहते हैं, जिसको इलायची पहाड़ी भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की जो है, दक्षिण भारत की पहाड़ी अगर कहा जाए, पर्वत कहा जाए नागरहोल, अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आप कार्डिमम पहाड़ी यानी इलायची पहाड़ी आप लगा दीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आगे मेरे प्यारे साथियों देखिए, ऑप्शन क्या कहता है? तूजू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तूजू दर्रा, बताइए किस राज्य में स्थित है तूजू दर्रा? सिक्किम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। बताइए तूजू दर्रा कहाँ है? तो कहेंगे सर तूजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में है। तूजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी गंगा भारत के अलावे और किस देश में जाती है? पाकिस्तान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा भारत के अलावा बांग्लादेश में जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। तो आंसर लगा देंगे, बांग्लादेश लगा देंगे, है ना। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, एकदम। आगे बढ़ते हैं। बबली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, झेलम नदी पर, ताप्ती नदी पर। बताइए कि बबली परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो बबली परियोजना जो है मेरे प्यारे साथियों गोदावरी नदी पर स्थित है। और बबली परियोजना के साथ साथ जायका बाड़ी परियोजना, देखिएगा
जायकावाड़ी परियोजना, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पूछा जाता है कि जायकावाड़ी परियोजना भी किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। एगो पूछा जाता है पोचमपाद, ठीक है? ये परियोजना जो है किस नदी पर है? तो कहेंगे सर जी गोदावरी नदी पर ही है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगा देंगे 36 का पहला। अब देखिएगा एकदम आप सब कितना सही करते जा रहे हैं, पता है ना सबको? चलिए मेरे प्यारे साथियों, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो झूम जो है प्रचलित मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में झूम कृषि यानी प्रचलित नाम है। और झूम कृषि का मतलब जानते ही हैं, कृषि का स्थानांतरण, कृषि को स्थानांतरण, कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। यानी खेती घूम घूम कर की जाती है, तो स्थानांतरण कर करके की जाती है। अलग अलग मतलब कि राज्य में अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कहेंगे उसी दरमियान में, यानी कि जिस प्रकार की झूम कृषि असम में बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, मेघालय में बोला जाता है, मिजोरम में बोला जाता है, तो बताइए मध्य प्रदेश में उसी झूम कृषि को क्या कहा जाएगा? तो आंसर लगा देंगे दहिया। क्या लगा देंगे? दहिया। क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों? दहिया लगा देंगे। एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कॉफी का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक होती है? ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। एकदम आंसर मेरे प्यारे साथियों लगा दीजिएगा। कॉफी जो है सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है कहाँ पे? ब्राजील में होता है। लेकिन आपसे पूछें कि कॉफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कॉफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो कहेंगे यमन की पहाड़ी से। कहाँ से? यमन की पहाड़ियों से कॉफी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सर्वाधिक जो है उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। अगर पूछा जाए कि कॉफी यानी भारत के किस राज्य में सबसे सर्वाधिक होता है? तो कहेंगे कि कर्नाटक राज्य में यानी सबसे सर्वाधिक होता है। अगर पूछा जाएगा कि कॉफी का उच्च किस्म, ठीक है, अगर पूछा जाएगा कॉफी का उच्च किस्म कौन सा होता है, तो मेरे प्यारे साथियों आप इसका नाम सुने होंगे। अरेबिका जो है उच्च किस्म का कॉफी है, अरेबिका, ठीक है। अरेबिका जो है उच्च किस्म का कॉफी है, तो आप आंसर अरेबिका जरूर लगा देंगे। कॉफी का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? यमन की पहाड़ी से हुई थी। कर्नाटक भारत में सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य है, और उच्च किस्म का जो है कॉफी अरेबिका नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर बता दीजिएगा। यानी जो है लौह अयस्क का जो है सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। और विश्व में अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। चलिए आंसर लगा देंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आगे बढ़ते हैं। महाभारत के लेखक निम्न में से कौन सा है? आप जानते हैं महाभारत का जो है लेखक कौन है? वेद व्यास है। तो आंसर लगा देंगे वेद व्यास। क्या लगा देंगे? वेद व्यास लगा देंगे। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, तो लगा दीजिए आप सब वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमलित नहीं है। कौन इसमें सही सुमलित नहीं है? तोता ए हिंद, अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का मैकियावेली, चाणक्य, भारत का नेपोलियन यानी चंद्रगुप्त। आप बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इसमें से कौन सुमलित नहीं है? तो इसका आंसर आप सभी के सामने आ गया होगा। क्या जो है पता है कि तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसलिए आपका जो है चंद्रगुप्त आंसर यहाँ पे सम्मिलित नहीं होगा। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त लगा के आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर हो गया चौथा नंबर। अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, तबला से, शहनाई से, बांसुरी से। एकदम बता दीजिए आंसर मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई से है। किससे है? शहनाई से है। बिल्कुल सही आंसर है, शहनाई से है। आगे मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। सितार से जो अगर पूछा जाएगा सितार से, तो पंडित
रविशंकर, है ना, पंडित रविशंकर जाना पहचाना नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, नागपुर, पटना। आप इनका आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से अहमदाबाद में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप सबका मेरे प्यारे साथियों आंसर। अगला कहता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यानी एससी जो है सर्वाधिक किस राज्य में है, बता दीजिए। तो कहेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या जो है भैया किस राज्य में है? तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या लगा देंगे? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का संख्या पूछा जाए तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत पूछा जाएगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिशत है, तो पंजाब में। और पूछा जाएगा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, ध्यान देंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बांदीपुर आ गया तो समझ जाइए कर्नाटक। तो आंसर क्या लगा देंगे आप सब? कर्नाटक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कर्नाटक। बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, ये सब कहाँ है? तो कहेंगे सर आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, चड्डा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चड्डा कप का नाम तो बहुत बार सुन चुके हैं, तो कहेंगे बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो आंसर लगा देंगे बैडमिंटन। आगे चल के कहता है सबसे अधिक वनों का राज्य निम्नलिखित में से कौन किस राज्य में? वन सबसे अधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों, सबसे अधिक किस राज्य में ये वन देखने को मिलता है? तो कहेंगे सर सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों, मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की खुफिया एजेंसी है? आप बताइए मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो कहेंगे सर मोसाद जो है इजराइल का है। मोसाद जो है इजराइल का है। मोसाद कहाँ का खुफिया एजेंसी है? इजराइल का है। अगर पूछता जापान का एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम नाइचू है। अगर नाइचू पूछा जाएगा तो आप जापान मार दीजिएगा। ईरान का एक खुफिया एजेंसी का नाम बता दीजिए आप सब। कहेंगे सवाक जो है ईरान का खुफिया एजेंसी है। सवाक जो है ईरान का खुफिया एजेंसी है। आप इराक का तो आसानी से बता देंगे, अल मुखबरात। क्या है? अल मुखबरात। अल मुखबरात बारात जो है कहाँ का है? तो कहेंगे सर इराक का है। लेकिन पूछा गया है मोसाद, तो आंसर लगा देंगे इजराइल। एकदम क्लियर जवाब है। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? विश्व बैंक तो आप जान ही रहे, मुख्यालय पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर आप सब लगा देंगे इसका। तो कहेंगे सर मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी है। समय इंसान को सफलता नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना व्यस्त है हमारी क्लास के साथ, बताइए। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि विश्व बैंक का अगर स्थापना पूछेगा तो क्या बताइएगा? बताइए तो। स्थापना अगर पूछ दे मेरे प्यारे साथियों कि कब हुआ था विश्व बैंक का स्थापना, तो आप सबका आंसर क्या आएगा? बोलिए, स्थापना पूछ दे तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? बताइए तो कहेंगे सर 7 जुलाई 7 जुलाई 1944 ईस्वी। यानी 7 जुलाई 1944 ईस्वी में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? अगर सदस्य पूछा जाएगा तो कितना आप बताएंगे? देखिएगा कार्य कर रहा है, यानी कि 1945 तो आप सही बता रहे हैं। देखिएगा 19 मेनली जो है 1944 1945 भी कहीं दिया रहता है भाई, ऐसा नहीं है। तो ये शुरुआती दौर में आपका 1944 में हुआ था, याद रखिएगा ये चीज। चलिए क्लियर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कहता है ध्यान रखिएगा। सदस्य जो है क्या है 189 है, सदस्य क्या है 189 है, सदस्य 189 है, बिल्कुल सदस्य 189। आप याद रखें स्थापना 7 जुलाई 1944, सदस्य इसमें कितना 189 याद रखिएगा। अभी अगर पूछे कि अध्यक्ष इनका कौन है तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, इसका अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो आप सब याद रखेंगे इसका नाम जो है क्या अजय बंगा। अजय बंगा जो है अभी विश्व बैंक का अध्यक्ष है। कौन? अजय बंगा विश्व बैंक का अध्यक्ष है। मौका मिला है तो पढ़ लो दोस्त, सबको पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। क्या बात है, अजय बंगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका। निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदी की स्टोरी पर स्थित है, तो कहेंगे सर निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदी की स्टोरी पर स्थित है, तो गोवा बंदरगाह है, जिसको मर्म गोवा के नाम से भी आप जानते हैं, है ना। चलिए आंसर लगा देंगे 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में दक्षिण भारतीय राज्य बीजापुर किस वंश का शासन था, यानी अकबर के समय में कहता है दक्षिण भारतीय राज्य बीजापुर किस वंश के शासक था, तो आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या लगाने वाले हैं, कहेंगे आलिद शाह का शासन था। किसका शासन था? आलिद शाह का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिख गुरु को जोड़ी को मुगल शासक द्वारा मौत की सजा दी गई थी, यानी मुगल शासक के द्वारा जो है 2 सिख गुरु को यानी कि मौत का सजा मिला था। वो 2 गुरु कौन कौन है बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जो है आपका कौन था, गुरु अर्जुन देव था, जो 5वें गुरु था। गुरु अर्जुन देव था जो 5वें गुरु था, उसको भी जो है क्या किया था पता है, यानी फांसी दे दिया था जहांगीर द्वारा, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो जो थे ना, उनके समर्थन में यानी कि अर्जुन देव थे, इसीलिए यहाँ पे खुश जो है फांसी इसको मिल गया था अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने इसको जो है यानी कि मौत के घाट उतार दिया था, मौत का सजा सुनाया था, यानी कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने, क्योंकि उसके विरुद्ध चले गए थे। तो भैया गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मृतकों का टीला का उपनाम से सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जाना जाता है? मृतकों का टीला, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि जो है इसको किसने खोजा है मोहनजोदड़ो को भैया, तो कहेंगे राखल दास बनर्जी। रखिए राखाल दास, खाल लगा देते हैं, लिख देते हैं भैया, राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था, बनर्जी ने इसको खोजा था। ठीक है, कब खोजा था भाई मोहनजोदड़ो को? 1922 ईस्वी में खोजा था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे क्या कहता है, ऋग्वेद के निम्नलिखित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद के निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो कहेंगे सर प्रमुख देवता जो है इंद्र थे। प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, क्योंकि ऋग्वेद में इसका चर्चा 250 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 250 बार हुआ है। और अग्नि जो है दूसरा जो है प्रमुख देवता है, जिसका चर्चा जो है 200 बार हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा, लगा दीजिए। शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से निम्न में से किस युद्ध में पराजित किया था? तुम मेरे प्यारे साथी चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था, जो 1900 कहता 1900 कह रहे हैं, देखिएगा 1900 कहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे कितना 1539 ना, बिल्कुल 1539 है ना, हाँ 1539 ईस्वी में यानी चौसा का युद्ध, और 1540 ईस्वी में विलग्राम का युद्ध, जिसको आप कन्नौज का युद्ध कहेंगे। लेकिन शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से निम्न में से किस युद्ध में पराजित किया था? तो भैया कन्नौज का युद्ध में पराजित किया था। चौसा का युद्ध भी लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे जो है हुमायूं ने दिल्ली का गद्दी बचाने में किसी तरह सफल रहा था ये 1539 में। लेकिन कन्नौज का युद्ध जो बिलग्राम का युद्ध हुआ वो 1540 ईस्वी में, यहाँ जो है उसको भागना पड़ा पूरी तरह से, यानी वो उसको भगा दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों अंतिम रूप से जो लड़ा था कौन युद्ध हो जाएगा? कन्नौज का युद्ध हो जाएगा।
तो आंसर लगा देंगे कन्नौज का युद्ध। ठीक है, बिल्कुल। हुमायूं ने भारत छोड़ दिया था और अपने भाई हिंडाल के पास पहुंच गया था, हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया था वो कन्नौज के युद्ध के बाद, बिलग्राम का जिसको आप युद्ध कहते हैं। चलिए बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही सुमलित नहीं है। तत्बोधनी समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज तो केशव चंद्र सेन। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसमें कौन सा जो है यानी सम्मिलित नहीं है, गलत है। एकदम आंसर बता देंगे आप सब। तो कहेंगे सर तत्बोधनी समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर सही है, आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती ठीक है, कहेंगे सर ब्रह्म समाज राजा राममोहन ठीक है, तो सत्यशोधक समाज केशव चंद्र सेन नहीं होगा, तो कौन होगा मेरे प्यारे साथियों, आप सब जरूर बताइएगा। तो कहेंगे ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले है ना, ज्योतिबा फुल्ले ने जो है क्या किया था, सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। तो इसका जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है, चौथा नंबर। आंसर क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। तो आपका तत्बोधनी समाज जो है यानी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने स्थापना किया था, कब किया था, तो 1839 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। आर्य समाज का स्थापना जो दयानंद सरस्वती जी ने किए हैं, कब किए हैं, तो कहेंगे 1875 ईस्वी में किए हैं। ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया है यानी राजा राममोहन राय ने, तो 1828 ईस्वी में किए हैं। अब आपसे पूछे संशोधक समाज की जो स्थापना हुआ है यानी वो किसके, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा कब हुआ है, तो 1873 ईस्वी में हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। प्रथम जैन संगति जो है यानी किस स्थान पर किया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम जैन संगति सबसे पहले कब किया गया था, 298 बीसी ना, 298 बीसी में किया गया था। किया गया था। शासक उस समय कौन थे, शासक कौन थे मेरे प्यारे साथियों बताइए, शासक कौन थे, तो कहेंगे सर शासक कौन थे, बताइए इसका आंसर। यानी कि मेरे प्यारे साथियों शासक उस समय थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कब, जब मेरे प्यारे साथियों यानी प्रथम जैन संगति हो रहा था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। और स्थान कहाँ था पता है, स्थान बताइए कहाँ था, पाटलिपुत्र था। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र था। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलबाहु थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे, स्थूलबाहु थे। कौन थे, स्थूलबाहु थे। स्थूलबाहु थे उस समय अध्यक्ष, है ना। चलिए बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, स्थूलबाहु एकदम लगा दीजिए। तो आंसर हो गया ए नंबर पाटलिपुत्र। आगे कहता है मोहम्मद गजनवी के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे। मोहम्मद गजनवी जो गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण जब किया था वो कब किया था, 1025 ईस्वी में किया था। 1025 से 26 रेंज देता है लेकिन आप 1025 में यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सारी चीज लूट करके चले गए थे। तो उसी समय कहता गुजरात के शासक कौन था, मूलराज प्रथम जिसको आप भीम प्रथम कहते हैं, वहां पे उस समय शासक कौन था, मूलराज प्रथम था। और जो है मोहम्मद गजनी के जो अंतिम विरोध कहते हैं ना, मोहम्मद गजनी का अंतिम जो आक्रमण हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था, तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। वो हुआ था 1027 ईस्वी में हुआ था, 1027 ईस्वी में हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 1001 ईस्वी में किया। टोटल कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। जो चर्चा चलता है कितने बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, आंसर आप सबका आ चुका है इसमें। आगे बढ़ते हैं एकदम फटाफट। चलिए अब मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी जान लीजिए 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई थी। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अब जो है शरीर जवाब दे दिया, अब खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, चक्कर आने लगा मेरे प्यारे साथियों, दवाई भी खाना पड़ेगा। आज बहुत सारे दवाई लेकर के हम आए हैं कि ठीक हो जाए,
लेकिन अब खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो भी हम खींचने का प्रयास करते हैं। अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड बेविल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथलिंगो, लॉर्ड वेलिंगटन। बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगस्त प्रस्ताव किसके समय पारित हुआ था? तो कहेंगे सर जी लॉर्ड लिथलंगो, लॉर्ड लिल लिथगो जिसको बोलते हैं, लॉर्ड लिल लिथगो, लॉर्ड लिल लिथगो। कार्यकाल इसका रहा था 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। अगस्त प्रस्ताव यानी कि इसके द्वारा ही पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो भैया ये जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट कीजिए सर प्लीज, ठीक है कर लेंगे। थोड़ा और प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर जरूर बताइएगा कि कितने भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार आंसर इसका आप सब क्या करेंगे? लगा देंगे। अगर पूछा जाता है कितने प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन है, तो 5 प्रकार का। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, है ना। और समानता पूछा जाता तो 2, एक प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर, और मातृत्व पूछा जाता तो 1, जिसको बंधुत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। संविधान के किस भाग में पंचायत की परिकल्पना की गई है? भाग 9A, भाग 10, भाग 9, भाग 11 किस में? तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों भाग 9 में, यानी कि संविधान के किस भाग में पंचायत की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में किया गया है। किसमें? भाग 9 में। सही आंसर है बिल्कुल। आगे मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंसर लगा देंगे। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चुन्नू की आय मुन्नू की आय से 16% अधिक है। चुन्नू की आय मुन्नू की आय से कहता है 16% अधिक है। ये 116 हो जाएगा। कहता है चुन्नू और मुन्नू की आय का अनुपात। तो इतना इजी पूछ दिया भैया। तो देखिए इसको 50 कर दीजिए, इसको आप 58 कर दीजिए, ये और कट रहा है 29, ये और कट रहा है 25, 29:25 इज राइट आंसर लगा दीजिए कहीं। अगला प्रश्न है इंग्लिश वाला आ गया, तो 65 का लगा देंगे सी नंबर आंसर। मेरे प्यारे साथी इंग्लिश खुद देख लीजिएगा। हो सकता है कि राम का काम बन जाए निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? किस प्रकार का ये वाक्य है भैया? और हो सकता है कि राम का काम बन जाए, यानी संदेह हो रहा है, हो सकता है, ठीक है। तो संदेहवाचक वाक्य लगा देंगे। आगे कहता है हाल ही में इनमें से किस देश के साथ विश्व बैंक ने पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर जो है आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों? लगा देंगे यूक्रेन, ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न है, इस समय रीमा तथा आयु, देखिएगा एकदम दिख रहा है साफ सब मेरे प्यारे साथी, आप सब जरूर बताइए दिख रहा है? तो ये भोलेनाथ साफ कर दो। चलिए, इस समय रीमा तथा आयु अपने बेटे की आय से 8 गुनी है। देखिएगा रीमा की आयु, या तथा लिख देता, देखिए छापने वाला भी कुछ कुछ छाप देता भी।
रीमा और अपने बेटे, बेटे यहाँ डालिए, कहते हैं बेटे की आयु से 8 गुनी है। ये 1 है तो ये 8 गुनी है का मतलब वर्तमान में है। आगे चल के 8 वर्ष बाद रीमा और उसके बेटे की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 साल बाद जो है 10:3 हो जाएगा। कब? 8 साल बाद हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, 8 से 10 2 का अंतर, 1 से 3 2 का अंतर। यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। 2 बढ़ने में उसको क्या साल लग गया? 8 साल लग गया। 1 बढ़ने में कितना लगता है? 4 साल लगता है। रीमा की बेटी रीमा देवी की वर्तमान उम्र, रीमा देवी ये वर्तमान 8, 1 बराबर 4, 8 बराबर 8 चौक 32। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 बस आप लगा देंगे दूसरा नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मादक पदार्थ की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अमित शाह ने 24 मार्च को बेंगलुरु में मादक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। आंसर लगा देंगे बेंगलुरु में अमित शाह ने कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न का आंसर लगा लीजिए ए नंबर मेरे प्यारे साथियों। आगे कहता है खून पानी होना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा? खून पानी होने का अर्थ बताइएगा क्या होगा? तो कहेंगे सर खून पानी का अर्थ होने का मतलब कोई कसर न होना, कोई कसर न होना। चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहा हाल ही में जो है कह रहा है सिंघम स्नो फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों? जम्मू कश्मीर में। आंसर लगा देंगे जम्मू कश्मीर में। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके? एक चीज ध्यान रखिएगा, M1D1 पर बनाएंगे। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1/4 भाग को कह रहा है कि 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति, पहले कितना व्यक्ति लगाएं? 400, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति? 400 में x जोड़ दीजिए, 400 में x अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए कि सभी 8 घंटे प्रतिदिन करके शेष कार्य को 20 दिन में कर सके। शेष कार्य का मतलब 1/4 काम यहाँ हुआ तो एक शेष कार्य कितना हो जाएगा? तो कहेंगे शेष का 3/4 हो जाएगा। 1 में से 1/4 घटा देंगे, 3/4 होगा ही होगा कि 4 में से 1 तो 4 में से 3 बचा, ये भी तो कह सकते हैं। 4 4 कैंसिल कर दीजिए भाई, कटा दो। 20 दूना 40 दो बार में कट जाएगा। 20 हो गया इधर, और कटाएंगे 8 दूनी 16 दो बार में कट गया। अब यहाँ 3 से गुना करो भैया, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 तिया कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? या ऐसे भी ले लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, वर्णमा टोटल से 108 पर शून्य बैठा देंगे। और अगर बराबर इधर लिखे तो कहीं गुना नहीं गलत हो जाए। 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक तो चल रहे हैं? आओ चलिए, एक सेकेंड, ठीक ठाक है? कहीं तकलीफ तो कटाने में किसी को तो नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं, और कुछ तो है नहीं। इतने हैं, पक्का चल रहा है सही सब? एक बार देख लेते हैं, कटाना पटाना सही है। 10 होगा, 10 कहीं ओ हो, देखिए यहाँ पे 10 दिन है, हम 16 लिख दिए हैं, 10 दिन होगा बिल्कुल। यहाँ पे कटाने फटाने में बोले दिक्कत ना, 10 दिन होगा। थोड़ा सा सब्र करिए, मजा आ जाएगा। फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, स्वस्थ थोड़ा शरीर नहीं रहने के बाद हो जाता है डिस्टर्ब। 409 1/4 का 10 दिन में, और कह रहा है कि कितने व्यक्ति लाएंगे? 400 प्लस x लाएंगे। कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे? 8 घंटे करेंगे, 20 दिन में समाप्त करेंगे। कितना कार्य? 3/4 है ना। 4 4 कैंसिल, 10 दूनी 20 दो बार में कटा दीजिए, 8 पंचे 40 5 बार में कटा दीजिए, 50 हो जाएगा।
और कटने की बात है तो इसको हम कटा देंगे, 25 हो जाएगा। और उसके बाद 9 तिया 27, या गुना कर लीजिए, 25 गुना 9 गुना 3 अब बराबर उधर 400 प्लस एक्स। हल कर लीजिए, 9 पचे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 225 गुना 3 बराबर 400 प्लस एक्स। हल कर लीजिए, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 675 घटा 400 कर दीजिए, एक्स का मान आ जाएगा 275। देखिए आंसर है 275, आंसर है कहीं? यस सर, तीसरा नंबर है, लगा दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर का चौथा लगा दीजिए भाई। योर और लव किस वर्ग के व्यंजन है? बताइए, योर और लव किस वर्ग के व्यंजन है? अंत अस्थ वर्ग के व्यंजन है ना। चलिए बिल्कुल, यानी कि ये उच्चारण जो होता है अंत अस्थ से होता है, जैसे य ल र वो सारे का सारे अंत अस्थ वर्ण है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास इनचोस की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ग्रीस में। चलिए, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, अंतिम 2 संख्या 38, तीसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए, अगर 5 संख्या का औसत 65 है तो योग हो जाएगा 65 गुना 5, ऐसे बना लीजिए आप सब। तो कहेंगे सर 5 25 और 6 पंचे 30, 2 32, 325, 5 संख्या का योग हो गया। कहता 2 संख्या का औसत इतना 81 है, तो 2 का योग निकालिए, 81 गुना 2 कर लेंगे, योग हो जाएगा। अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, तो 38 गुना 2 कर लेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 5 संख्या का योग में से 4 संख्या का योग घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो तीसरी संख्या निकल जाएगा। इस तरह के प्रश्न आप बना चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 325 लिखते हैं, और यहाँ पे जो है 2 1 का 2, 8 दूनी 16, 162, और 8 दूनी 16, 6 3 दूनी 6, 1 7 76। अब इनको जोड़िए, 325 में घटा देंगे। अब हो जाएगा कितना? 6 2 8 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 238। अब घटा दीजिए, 15 में 8 गया तो हो गया कितना? 7 हो गया। 11 में 3 गया 8 87, आंसर हो गया। तो लगा देंगे 87, पहला नंबर है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों, मैथ समझ रहे हैं ना आप सब? 78 का क्या कह रहा है आप जानते हैं, ए नंबर लगा दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो भैया आलोक शब्द का विलोम आप लगा देंगे, अंधकार हो जाएगा, बी नंबर लगा के आएंगे। कहता है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर आप एकदम मेरे प्यारे साथियों लगा दीजिए, छत्तीसगढ़ में है। जो है कौन? कोलफील्ड्स लिमिटेड। कौन वाला? साउथ ईस्टर्न वाला। आगे जो है 81 नंबर का आप ए लगा दीजिए। आंसर देख लीजिएगा इंग्लिश में। एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ का कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अंकित मूल्य अगर क्रय मूल्य से भी संबंध आता है तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। एफपी के साथ लाभ को जोड़ते हैं, 26% लाभ है तो 126 लिख देंगे। 10% का छूट है तो भैया 10% छूट का 90 लिख देंगे। छूट वाला सीपी के साथ लिखा जाएगा, और जो है लाभ वाला एफपी के साथ लिखा जाएगा। तो भैया इसको देखिए कटा दीजिए। कहेंगे सर कैसे कटेगा? ये 45 हो जाएगा, और ये बात करें तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। कटा देंगे, 9 पचे 45, 9 सते 63, यानी 7:5, यानी एफपी और सीपी में 7:5 का जो है संबंध है। और वस्तु का अंकित मूल्य 280 दिया है तो 7 बराबर 280 है। तो कितना गुना? तो कहेंगे सर 40 गुना। इसमें भी कितना गुना? तो कहेंगे सर 40 गुना। तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आंसर लगा दीजिए, पहला नंबर। आगे मेरे प्यारे से, तो परमेश्वर निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो कहेंगे परमेश्वर, यानी परम जोड़ ईश्वर, दोनों क्या होता है यहाँ पे महत्वपूर्ण बना था। परम जोड़ ईश्वर और परमेश्वर यानी कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। यानी पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। तो भैया
यानी कि कर्मधारय समास है। आगे कहता है क्या है, सुनिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी इटालियन ओपन 2023 जीता है? आंसर लगा दीजिए, किसने जीता है? तो भैया डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ये भी हम लगा चुके थे। एकदम फटाफट आप सब लगाते चलिए, कुछ ही प्रश्न बचा है मेरे प्यारे साथियों, ताकि जो है आप इसको देख पाए आसानी से, क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन कितना होगा? भाई देखिएगा, पहले 11.5 से लेकर के 10 हो जाने पर तो कितना का लॉस हुआ? 1.5 का लॉस हुआ। और 1.5 लॉस ही आना क्या है? 15.50 की हानि होना, सॉरी 55.50 की हानि होना। तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए मूलधन, तो मूलधन 100 निकालेंगे, तो इसका मतलब 55.50 अब बटे कितना? 1.5 पर गुना कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। हल कर लीजिए। ये अगर लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा। भैया 100 कैंसिल हो गया। अगर इसको कटाना चाहेंगे कटा सकते हैं। अगर देखें कटा करके 15 तिया 45 हो जाता है, बचा कितना? हाँ 7 बार में कट जाएगा, 37 हो जाएगा भैया, यानी 37 15 37 हो जाएगा। एक जीरो बैठा दीजिए, यहाँ 37 पर कितना हो जाएगा? डबल शून्य हो जाएगा। लगा दीजिए आंसर आप, बी नंबर। चलिए आगे मेरे प्यारे साथी क्या कहता है, ध्यान देंगे। 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 86 लगा दीजिए आप सब आंसर, इसका सी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर लगा देंगे। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अल मोहद अल हिंद 2023 अभ्यास में भाग लिया? तो जो भाग लिया है वो आपका जो है सऊदी अरब देश है, चौथा नंबर। आगे देखिएगा क्या कहता है। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये चीज मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि दो घन है, अगर एक घन ये बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये घन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जोड़िए, यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, एक घन और यहाँ अगर ले लेते हैं हम, अब नहीं देखिएगा। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों के सिरों को मिलाने पर जब इनको मिला देंगे तो लंबाई जो है, अगर ये 8 है और ये भी 8 है, दोनों मिलाएंगे तो लंबाई 8 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई जो आपका 8 ही रहेगा और ऊंचाई भी आपका क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। कितने? 8 8 ये जुड़ जाएगा, लंबाई 16 हो जाएगा और जो है चौड़ाई 8 ही रहेगा और ऊंचाई भी क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। तो इनका कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इनका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, यानी 2 एल बी के मतलब 16 गुना 8 कर देंगे और अब बी एच की जगह 8 गुना 8 कर देंगे और एच एल की जगह 16 गुना 8 कर देंगे, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों हल कर लेंगे। 2 गुना 16 8 अट्ठाईस 128 प्लस 80 80 64 प्लस 16 8 अट्ठाईस 128। मेरे प्यारे साथियों इसको अगर हल कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 640। हल कर लीजिएगा आंसर, 640 आपका तीसरा नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कहता है ध्यान देंगे। 89 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, तीसरा नंबर लगा लीजिए इंग्लिश में। आगे चल के देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में इसरो की देश का टेलोस 2 उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है, तो भैया आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आंसर लगा देंगे सिंगापुर। आगे देखिएगा क्या है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था और जो है एवी एलेक्जेंडर भी था। तो कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था। तो आंसर लगा देंगे क्या? लॉर्ड एमरी लगा देंगे, जो कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 वर्ष में गठन हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे प्रश्न जो है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है, यानी शिक्षित बेरोजगारी का परिभाषा यही कहता है मेरे प्यारे साथियों कि कोई व्यक्ति सालों साल लगातार पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई समाप्त करके बाजार में जाता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, उस प्रकार की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, जो शहरों में पाए जाते हैं।
चलिए आगे मेरे प्यारे साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, हिंदू राष्ट्र है, बहुसंख्यक समुदाय का धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या है। भारतीय संविधान के लिए भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा का वर्णन करता है। 94 का ए लगा देंगे, 94 का क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन क्या कहलाता है, तो कहेंगे विमुद्रीकरण कहलाता है, तो आंसर लगा देंगे बी नंबर, क्या लगा देंगे, विमुद्रीकरण कहलाता है। आगे मेरे प्यार से भारतीय संविधान में वर्तमान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। आपको पता है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 को में भाग 4 की को में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण संघ समिति की अनुशंसा पर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रभावी कब से हुआ, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2001 से हुआ। आगे कहता है विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। भारत की रैंक अगर बात करें तो 38वां है, तो लगा देंगे 38वां अवसर। आगे मेरे प्यारे साथियों कोई धन 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता, वो धन कितना है। मेरे प्यारे साथियों जो रेट बढ़ता है वो सालाना बढ़ता है, अगर 2% एक साल में अधिक हो रहा है, 3 साल में कितना होता, 3 दूनी 6% ब्याज अधिक होता, और यही 6% बराबर कितना है, 360 है। तो भैया छछा के 36 कर देंगे, 6 हो जाएगा, परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, और यहाँ एक जीरो है तो आंसर हो जाएगा 6000। तो हमारा आंसर जो हो गया 6000 हो गया, चौथा नंबर लगा के आ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र अलेंकर बिहार के वर्तमान में भी राज्यपाल हैं। तो भैया जानते हैं ना 2023 में बिहार के राज्यपाल जो बने हैं राजेंद्र अलेंकर बने हैं, इससे पहले फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे, और फागू चौहान को भी मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है ना, पता आप सभी को। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आप सबसे विदा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चक्कर ज़्यादा आ रहा है, हम इसीलिए पकड़ के उधर साइड में खड़े थे, सामने नहीं आ पा रहे थे, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। मिलते हैं कल को सही रहा तबीयत फिर मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। कितना नंबर आया एक बार बता दीजिएगा, आप सब नंबर सबका कितना कितना आया एक बार बता दीजिएगा। 100 सीसी सॉरी, क्या भैया 100 सीसी सॉरी के बाद मनोज जी कोई बात नहीं होता है। कितना किसका नंबर आया बता दीजिएगा, कितना कितने बजे पढ़ाई होता है सर जी। जुड़ जाइए 7 बजे से डेली, 7 बजे से डेली। 49 66 और कोई नंबर बताइए विभास जी। सब गुड नाइट लिखने में गेट वेल सुन सर, बिल्कुल थैंक यू। चलिए 50 कुणाल काजल कुमारी जी 50, 7 बजे बिल्कुल सही है। 55 प्लस और कोई है, और कोई है जो नंबर बता देंगे। देवी खातून 65, चलिए बहुत अच्छा। नीति कुमारी जी गुड नाइट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब नहीं बताएंगे आपसे, हम भी खड़ा नहीं रह पाएंगे। चलिए ठीक है 45 नीतीश जी, धन्यवाद।